हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरा टेक मैथ पर। तो कल तक हमने जो एक्सरसाइज 4 है शारीरिक, इसकी थ्योरी पढ़ ली और 4.1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। और आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, सबसे पहले वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। और जो नए विद्यार्थी हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो पेन और कॉपी साथ लेके बैठे, क्योंकि हम सारी चीज़ें साथ ही साथ नोट करते जाते हैं, जिससे हमारे नोट्स बन जाएं और हमारे जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। जैसे कोई भी लाइन आपको इम्पोर्टेंट लगती है या फिर मैं बताता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसको साथ ही साथ नोट करते हैं। ठीक है, तो आज हम 4.2 की जो थ्योरी है उसको क्लियर करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद फिर इसके एक्सरसाइज के सवालों को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल तक जो एक्सरसाइज थी उसकी कंप्लीट सवाल हो गए थे 7 तक 4.1 के। अब इससे आगे की थ्योरी है, कंसेप्ट है, उनको क्लियर करते हैं। क्योंकि हमारा मोटिव ही है, हमारा टारगेट है 100 में से 100 लाने का। तो हम हर चीज़ क्लियर करके चलेंगे, एक एक कंसेप्ट, एक एक लाइन, जिससे कोई दिक्कत ना आए आपको। अब है शारीरिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कि शारीरिक के कौन कौन से गुणधर्म हैं, उन सभी को हम पढ़ेंगे जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो इसका पहला गुणधर्म है कि यदि किसी शारीरिक में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो शारीरिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो पहला इसका स्टेप है, यानी पहली जो प्रॉपर्टी है वो यह है कि यदि हम किसी शारीरिक की जो पंक्तियां हैं, समस्त पंक्तियां, पंक्तियां मतलब रो, तो रो पहली पंक्ति हो, चाहे दूसरी पंक्ति हो, चाहे तीसरी पंक्ति हो, इन सभी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभ मतलब कॉलम, C1, C2, C3, इस तरीके से। तो ये सारी जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में यानी कॉलमों में, या फिर जो कॉलम है उनको रो में बदल दें, तो जो शारीरिक का मान है, जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट्स की, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। जबकि हमने जब मैट्रिक्स पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो हमारा आव्यूह था उसमें अगर हम पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो उनकी जो मान है वो चेंज हो जाती हैं। हालांकि जो आव्यूह है उसकी कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, संख्यात्मक मान नहीं होता है, लेकिन जो मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं उनको स्तंभों में बदलो, चाहे स्तंभों को पंक्तियों में बदलो, तो जो शारीरिक का मान रहेगा उसकी जो वैल्यू आएगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है। और जो शारीरिक है उसको हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं, एक त्रिभुज आकार के। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि उनके मान बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। तो इसके लिए आप एक लाइन नोट कर सकते हैं कि A ट्रांसपोज बराबर A, यानी जो A ट्रांसपोज मैट्रिक होगी, यानी कोई मैट्रिक्स A है, उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें यानी उसके शारीरिक का मान निकालें तो वो बराबर होगा उस आव्यूह के परिवर्त, जो परिवर्त होगा उसके मान के बराबर। ठीक है, अतः A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होगा A के डिटर्मिनेंट के, जो शारीरिक A है उसके मान के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टियों को साथ ही साथ नोट करते जाना, क्योंकि इन प्रॉपर्टियों का हम बहुत प्रयोग करेंगे। जब हम सवालों को सॉल्व करेंगे तो इनका प्रयोग होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी शारीरिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को, किनको,
दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को परस्पर विनिमय किया जाए यानी इंटरचेंज कर दिया जाए, तो सारणिक का जो संख्यात्मक मान है वो वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। दोबारा से समझें इसको। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई दो पंक्तियाँ लें, यानी कि मान लो हमने एक पंक्ति ले ली R1, R से इसलिए व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि ये रो होती है, और एक ले ली हमने R2। तो ये कहना ये चाह रहा है कि दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में अगर हम बदलें, यानी जो पहली पंक्ति है उसको हम दूसरी पंक्ति में बदलें और जो दूसरी पंक्ति है उसको पहली पंक्ति में बदलें, तो इनकी जो वैल्यू आएगी, जो मान आएगा वो तो वही रहेगा, लेकिन इनमें चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्या जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। अगर मान लो इनका मान पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएंगी, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। इस तरीके से इनका चिन्ह बदल जाएगा और बाकी चीज़ें वही रहेंगी, संख्यात्मक जो वैल्यू आएगी वो वही रहेगी। तो इसको हम शॉर्टकट लिख सकते हैं कि Δ1 बराबर माइनस के डेल्टा, यानी जो उनका चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा और बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वही की वही रहेगी। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभ सर्वसम हो, कहते हो आइडेंटिकल, तो सारणिक का मान शून्य होता है। सर्वसम मतलब समान, यानी कोई भी दो सारणिक हमारे पास और उनमें दो पंक्तियाँ R1 R2 हो या दो कॉलम हो C1 C2, अगर वो समान हैं तो उस पूरे सारणिक की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने बताया है, जैसे यहाँ पर देखें तो पहली जो पंक्ति है वो क्या है? ABC, और दूसरी पंक्ति है वो भी क्या है? ABC। तो दो पंक्तियाँ समान हो गई, तो इस पूरे सारणिक का मान क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। देखो जीरो दिया है उन्होंने। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो प्राप्त सारणिक का जो मान है वो मूल सारणिक के मान तथा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखो यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि जब हम आव्यूह की बात करते थे मैट्रिक्स की, तो वहाँ पर अगर हम किसी आव्यूह में किसी भी संख्या का अगर हम गुणा करते थे, अशून्य संख्या का, तो उसका गुणा उसके प्रत्येक अवयव से होता था। क्या होता था? उसके प्रत्येक अवयव से होता था कि नहीं? लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जब हम किसी अशून्य संख्या का गुणा करेंगे तो वो किसी एक पंक्ति या सिर्फ एक स्तंभ में होगा। समझ में आ रहा है? किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में होगा, ना कि सभी अवयवों में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या, माना कि मैंने k से गुणा कर दिया अशून्य संख्या से, तो जो प्राप्त सारणिक होगा वो मूल सारणिक के मान का और संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, यानी उस संख्या का वो n गुना हो जाएगा। अगर हम मान लो किसी सारणिक में k का गुणा कर रहे हैं तो वो सारणिक का मान क्या हो जाएगा? k गुना हो जाएगा। देखिए Δ1 बराबर k डेल्टा, यानी कि अगर हम किसी एक पंक्ति में गुणा करेंगे तो वो उसी गुना हो जाएगा। जैसे 2 का गुणा कर दिया अगर हमने किसी पंक्ति में सारणिक में, तो वो 2 गुना हो जाएगा उस मूल सारणिक का। अगर n का गुणा करेंगे तो n गुना हो जाएगा मूल सारणिक का। 5वां कोटदार में, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो, तो उस सारणिक को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये 5वीं प्रॉपर्टी है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी सारणिक की बात करें और उसमें किसी पंक्ति या स्तंभ की बात करें और वो स्तंभ या पंक्ति योगफल के रूप में दिया हो, तो उनको हम 2 अलग अलग
और उसी ऑर्डर की जो सारणिक है उसके योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमें एक एग्जाम्पल दिया है, डेल्टा बराबर A1 प्लस D1, A2 प्लस D2, A3 प्लस D3। ये हमारा पहला कॉलम है। और दूसरा कॉलम है B1 B2 B3। तीसरा कॉलम है C1 C2 C3। तो जो पहला कॉलम है ये हमें दो या दो से अधिक संख्याओं के योग के रूप में दिया है। दिया कि नहीं है? दो संख्याओं के योग के रूप में। तो जो पूरा हमारा सारणिक होगा वो दो अलग अलग और इसी ऑर्डर के जो सारणिक होगा उसमें बढ़ जाएगा। किस तरीके से? यहाँ पर देखिए, जो A1 A2 A3 हैं वो हमारे पहले कॉलम में आ जाएंगे, और बाकी जो B1 B2 B3 C1 C2 C3 है वो इसमें आ जाएंगे। प्लस फिर D1 वाला है वो हमारे पहले कॉलम में आ जाएगा, D1 D2 D3। फिर B1 B2 B3 और C1 C2 C3। इस तरीके से दो हमारे अलग अलग सारणिक बन जाएंगे। तो ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 6, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुणज जोड़ने या घटाने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझें। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी सारणिक की बात करें और उसमें किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, जैसे मान लीजिए हमने पहला स्तंभ ले लिया A1 A2 A3, और इसके प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का, तो हमने दूसरी जो कॉलम है C1 C2 C3 इसके संगत हमने इसके के गुना का गुणा करके इसमें जोड़ दिया, तो इसके सारणिक का जो मान होगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि अगर हम इस तरीके से जोड़ें या घटाएं तो सारणिक की जो वैल्यू है वो वही की वही रहेगी। यानी कि सारणिक की जो वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या किसी अन्य स्तंभ के संगत सह खंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग शून्य हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी सारणिक लें और उसमें किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत जो सहखंड होते हैं उनसे गुणा करें तो जो प्राप्त राशियों का योग होगा वो शून्य हो जाएगा। किस तरीके से? एक बार देंगे। अगर हमें इस तरीके से कोई सारणिक दिया है डेल्टा बराबर पूरा, और उसमें हम इन अवयवों के जो पंक्ति हैं या स्तंभ में किसी के संगत लें उनके सहखंड F11 F12 F13, तो इनका जो राशियों का योग होगा डेल्टा बराबर A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13, तो इनका जो योगफल है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसके कहने का मतलब यही है। इसी तरीके से A21 F11 A22 F12 A23 F13, तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। A31 F11 प्लस A32 F12 प्लस A33 F13, तो इसके कहने का मतलब यही है कि अगर हम कोई सारणिक ले रहे हैं और उसमें कोई भी अवयव है उनके संगत अगर हम उनके सहखंड निकाल रहे हैं और उनका गुणा करके उनको जोड़ रहे हैं तो उनका जो टोटल होगा वो 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 8, यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। यानी कोई भी सारणिक है उसमें किसी एक पंक्ति की बात करें या एक स्तंभ की बात करें और अगर उनके सभी अवयव शून्य हैं तो पूरे सारणिक की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 9, एक त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है। यानी एक त्रिभुजाकार आव्यूह है, त्रिभुजाकार मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार, इस तरीके की।
तो उसके जो मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है वो उसका मान होता है। जैसे अगर हम एक 2x2 ऑर्डर की बात करें तो ये हमारा एक ऊपरी त्रिभुजाकार क्या है, आव्यूह है, लेकिन यहाँ पर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो इसकी संख्यात्मक वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसका जो मान होगा साढ़े का वो मुख्य विकर्ण के गुणनफल का मान होगा। तो a का c से गुणा हो गया, वही इसकी वैल्यू है। इसी तरीके से अगर हम एक 3x3 ऑर्डर की बात करें और उसमें देखें तो ये भी हमारा एक ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है और इसके साढ़े का मान हमें निकालना है। तो इसका जो मान होगा वो मुख्य विकर्ण के गुणनफल के बराबर होगा। किसके? मुख्य विकर्ण के गुणनफल के। तो इसी तरीके से इनका गुणनफल आ गया ALX। तो यही इसमें कहा गया है कि इसके मुख्य गुणनफल के बराबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 10, यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हों और x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए तो x माइनस a सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है। यानी कि अगर कोई सारणिक हमें x के बहुपद के रूप में दिया है तो वहाँ पर हम x के स्थान पर a रख के चेक करेंगे, और तो सारणिक का मान अगर शून्य हो जाए x बराबर a रखने पर तो x माइनस a उसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। ये लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टियाँ थी 10 इसकी सारणिक की, और इन 10 प्रॉपर्टियों का हमें प्रयोग करना है। अब इनकी संक्रियाएं हैं, प्रारंभिक संक्रियाएं, कि हमें जो संक्रियाएं लगानी है वो किस तरीके से लगानी है, यानी पंक्ति से पंक्ति में लगानी है या कॉलम से कॉलम में या फिर रो से कॉलम में और कॉलम से रो में, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो इनको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। प्रारंभिक संक्रियाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जो अभी हमने गुणधर्म पढ़े थे 10, उन 10 गुणधर्मों को एक कॉपी में एक जगह नोट कर लेना, जिससे तुम्हें एक साथ पढ़ने में आसानी होगी। अब संक्रियाओं को देखें। यदि सारणिक का ऑर्डर n ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 हो तो R1 R2 R3, R1 R2 R3 क्या है, रो मतलब पंक्तियाँ। तो प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति, तथा C1 C2 C3 ये क्या है, कॉलम है। C1 C2 C3 मतलब स्तंभ, प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ, इस तरीके से हो तो हम इनको इनसे ही व्यक्त करेंगे। यानी पंक्तियों को हम R से व्यक्त करेंगे और जो स्तंभ होंगे उनको हम किससे व्यक्त करेंगे, C से व्यक्त करेंगे। इसमें पहली कंडीशन है कि यदि संक्रिया हमारी RI से RJ, कहाँ से, RI से RJ और RJ से RI, इस तरीके से संक्रिया लगाएं तो उसका तात्पर्य क्या होगा, उसका तात्पर्य है कि जो IV और JV पंक्तियां हैं वो परस्पर बदल जाएंगी। यानी कि IV जो पंक्ति है वो JV पंक्ति में बदल जाएगी और जो JV पंक्ति है वो IV पंक्ति में बदल जाएगी। समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर हमें CI इंटरचेंज CJ, यानी CI से CJ और CJ से CI दिया है तो उसका तात्पर्य ये है कि जो आईवा स्तंभ होगा वो जेवा स्तंभ में बदल जाएगा और जो जेवा स्तंभ होगा वो आईवा स्तंभ में बदल जाएगा। क्लियर। दूसरी इसकी कंडीशन है कि अगर हमें संक्रिया RI टेंस टू K इंटू RI, इस तरीके से संक्रिया अगर हम लगाएं, K का मतलब कोई भी अचर संख्या, अशून्य संख्या हो, उसका उसी पंक्ति में गुणा कर दें, तो उसका तात्पर्य क्या है कि IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव को K से गुणा कर, मतलब K से गुणा करती हैं। अगर इस तरीके से हमें दिया है कि RI टेंस टू K RI, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी पंक्ति है IV उसमें हम K से गुणा कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम कॉलम दिया है CI टेंस टू K CI, तो इसका भी मतलब ये है कि
जो वो कॉलम है CI वा कॉलम है उसमें हम K से गुणा कर रहे हैं। समझ में आ गया। तीसरी कंडीशन है संक्रिया RI बराबर RI प्लस KRJ, RI प्लस KRJ। तो इससे तात्पर्य यह है कि IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव में, IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव में JV पंक्ति के संगत जो अवयव हैं उनको K से गुणा करके जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो IV पंक्ति है उसमें जो JV पंक्ति है उसके संगत अवयव जो हैं उनमें K से गुणा करके हम जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम के लिए भी यही हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है संक्रियाओं की जो तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि संक्रिया हम इसी तरीके से लगाएंगे, पहले कॉलम से दूसरे कॉलम में, पहले कॉलम से तीसरे कॉलम में, या प्रथम पंक्ति से दूसरी पंक्ति में, या प्रथम पंक्ति से तीसरी पंक्ति में, या उनमें गुणा करके इस तरीके से। अब है सारडकों का गुणनफल, यानी कि 2 सारडक दिए हैं तो उनका हम गुणनफल किस तरीके से करेंगे, यानी उनका हम गुणा किस तरीके से करेंगे। जब हमने आव्यूह पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि 2 आव्यूह हैं मैट्रिक्स, उनका गुणा किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर सारडक है तो सारडक के लिए आव्यूह के लिए आप लोगों को याद होगा किस तरीके से करते थे। एक बार मैं दोबारा से याद दिला दूँ कि जो आव्यूह होते थे मैट्रिक्स, मान लो इस तरीके से 2 मैट्रिक्स हैं और उनका हम गुणा कर रहे हैं, तो जो पहला मैट्रिक्स होता था उसमें तो हम पंक्ति में चलते थे और उसका गुणा किससे करते थे, दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके स्तंभ के अवयवों से एक एक करके गुणा करते और उनको जोड़ते हुए जाते थे। फिर पहली पंक्ति का दूसरा जो स्तंभ होता उससे इस तरीके से करते जाते, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम सारडक की बात कर रहे हैं तो सारडक के लिए थोड़ी कंडीशन अलग भी हैं और सेम टू सेम भी हैं, दोनों तरह की हैं। तो पहले देखिए, पहला हम कर रहे हैं पंक्ति से स्तंभ गुणा, और जो हम आव्यूह में करते हैं वो पंक्ति से स्तंभ गुणा ही करते हैं। क्या करते हैं? पंक्ति से स्तंभ गुणा करते हैं आव्यूह में। तो पंक्ति से स्तंभ गुणा में ये सेम टू सेम है। तो किस तरीके से करना है, इसमें पंक्ति में चलना है, पहली जो सारडक है उसमें, और दूसरा सारडक है उसमें स्तंभ में चलना है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए A1 का गुणा हो जाएगा अल्फ़ा 1 से प्लस B1 का गुणा हो जाएगा अल्फ़ा 2 से। ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई। इसी तरीके से दूसरी पोजीशन के लिए A1 का गुणा हो जाएगा β1 से प्लस A1 का गुणा हो जाएगा β2 से। ये पहली पंक्ति के अवयव आ गए। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति के लिए A2 का गुणा हो जाएगा अल्फ़ा 1 से प्लस B2 का गुणा हो जाएगा अल्फ़ा 2 से। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, अल्फ़ा जो A2 है उसका β1 से प्लस B2 का β2 से। तो ये तो हमारा हो गया पंक्ति से स्तंभ गुणा, यानी पंक्ति से स्तंभ गुणा जैसा कि हम आव्यूह में करते हैं वही है ये। अब दूसरा इसने दिया है पंक्ति से पंक्ति गुणा, कि अगर हम पंक्ति से पंक्ति गुणा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो पंक्ति से पंक्ति गुणा किस तरीके से करना है वो भी एक बार देख लो। तो पंक्ति से पंक्ति में चलना है, पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से ही, फिर पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से, इस तरीके से। तो A1 का अल्फ़ा 1 से प्लस B1 का β1 से, ये तो हो गई पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से। अब पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से करो, A1 का अल्फ़ा 2 से प्लस B1 का β2 से। तो ये पहली पंक्ति के सारे अवयव आ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति का करना है, पहली पंक्ति से A2 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2, सॉरी B2 β1। अब जो दूसरी पंक्ति है उसका दूसरी पंक्ति से A2 अल्फ़ा 2 प्लस B2 β2। तो ये हमारा हो गया पंक्ति से पंक्ति गुणा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम A ट्रांसपोज निकालें मैट्रिक्स A का, तो उनका जो सारडक का मान होगा वो A सारडक के मान के बराबर ही होगा। ठीक है, यानी जो मैंने कहा था कि कोई भी जो सारडक है उसके सारी पंक्तियां सारे स्तंभों में चेंज कर दें, या सारे जो स्तंभ में सभी स्तंभ हैं उनको सभी पंक्तियों में चेंज कर दें, तो जो सारडक का मान है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ये हमारा पहला गुणधर्म था, तो उसी गुणधर्म से इसकी वैल्यू है वो बराबरी है।
इसी तरीके से 3 बाई 3 ऑर्डर के हैं। तो पहले पंक्ति से स्तंभ गुणाएं जैसा कि हमने आप भी किया था, और दूसरा है पंक्ति से पंक्ति गुणा, जैसा भी हमने 2 बाई 2 में किया था वही इसमें सेम टू सेम करना है। ठीक है, तो ये इनके गुणनफल के लिए कंडीशन हुए। अब इसके बाद इनके एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल आप कर सकते हैं या फिर मैं कराऊं, बताओ। इसके बाद इनके एग्जाम्पल हैं, तो एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, 1 2, उसके बाद सारे एग्जाम्पल आप लोग कर लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम आए एग्जाम्पल्स में तो आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं उन एग्जाम्पल्स को कल करा सकूं। और कल मैं इसके बाद इसकी एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं 4.2 के उनको कराऊंगा। तो पहले 1 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि सारणिक है, इसका मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो सारणिक दिया है इसकी वैल्यू निकालनी है, वो भी बिना विस्तार के, बिना मतलब प्रसार नहीं करना है, हमें डायरेक्टली गुणधर्मों का प्रयोग करना है और उनसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये आपको सारणिक दिया है, उसमें पहला जो कॉलम है उसको देखिए और जो तीसरा कॉलम है उसको देखिए, तो आपको दिख जाएगा कि इनमें अगर हम कुछ कर दें तो हमारा कुछ सेकंड कॉलम जैसा बन सकता है। यानी कि अगर हम इन गुणधर्मों में थोड़ा बहुत चेंज कर दें तो हमारा कैसा बन सकता है, सेकंड जो कॉलम है उसके जैसा कुछ बन सकता है। तो इसमें हम संक्रिया लगाएं कि जो पहला कॉलम है, कौन सा, पहला वाला, जिसमें संख्याएं दी हैं 49, 39 और 10, इस कॉलम में, इसमें हम क्या करें, इस कॉलम में से हम घटा दें क्या, 8 गुना किसका, जो तीसरा कॉलम है उसका, 6 माइनस 8 गुना 4 माइनस 8 गुना 1। तो यहाँ से आप देखेंगे 49 में से 48 जाएंगे तो 1 बचेगा, 39 में से 32 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें बचेंगी। तो जो पहला कॉलम है वो अब सेम टू सेम सेकंड कॉलम की ऐसा हो गया, यानी 172 172, और तीसरा कॉलम क्या है, 641। तो हमने एक गुणधर्म पढ़ा था कि जब कोई 2 कॉलम या 2 पंक्तियाँ सर्वसम हो, आइडेंटिकल हो, यानी समान हो, तो पूरे सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से इस सारणिक की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें संक्रियाओं का प्रयोग करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सारणिक दिया है, उसका भी मान हमें बिना विस्तार के ज्ञात करना है। कैसे करना है, बिना विस्तार के। तो यहाँ पर बिना विस्तार के करना है। देखो अभी ये आप जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, ये आप लोगों के लिए नई है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप स्वयं से 2 से 3 सवाल कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी, और बहुत सिंपल भी है, ये इतनी कठिन नहीं है जितनी आप लोग समझते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करना है तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। अगला एग्जाम्पल दिया है, उसका मान हमें बिना विस्तार से ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर पहला कॉलम दिया है 1 1 1, दूसरा है ABC, और तीसरा है BC प्लस B प्लस C प्लस A और A प्लस B। तो हमको बिना विस्तार से करना है। तो हमने जो 10 गुणधर्म पढ़े हैं उन 10 गुणधर्मों का हमें प्रयोग करना है। इसमें जो 10 हमने गुणधर्म पढ़े हैं उनका प्रयोग करना है। तो हमें इस तरह की संक्रियाएँ लगानी है कि उन गुणधर्मों का प्रयोग हो जाए। क्या करना है, हमें इस तरह की संक्रियाएँ लगानी है कि जो 10 हमारे गुणधर्म हैं उनमें से किसी गुणधर्म का प्रयोग हो जाए, तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो कॉलम है वो 1 1 दिया है, तो हम सोच रहे हैं कि जो तीसरा कॉलम है उसको भी हम 1 1 1 बना दें। तो 2 कॉलम जब समान हो जाएंगे तो इस पूरे सारणिक की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन कैसे करें, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो जो हमारा सेकंड कॉलम है ABC, इसको हम क्या करें, जो थर्ड कॉलम है B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B,
इसमें जोड़ के रख दें। यानी कि हम थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं तो C3, इसको हम क्या कर दें, इसको हम चेंज कर दें। किस में चेंज कर दें कि C3 में जो यानी तीसरा कॉलम है उसमें हम जोड़ दें कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम। तो पोजीशन किसकी जगह पर आएगी, तीसरे कॉलम की जगह पोजीशन आएगी। यानी कि जो भी चेंजेज होंगे वो थर्ड कॉलम में ही होंगे, सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेंगे। समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, 1 1 इसको ऐसे ही रहने दिया, ABC इसको ऐसे ही रहने दिया, और जो थर्ड कॉलम है उसकी जगह हमने C2 और C3 को जोड़ के लिख दिया। तो यहाँ पर A था तो B प्लस C में जुड़ गया तो ABC, C प्लस A, C प्लस A प्लस B और A प्लस B प्लस C। अब देखिए, अब आपके साथ ये थर्ड कॉलम है उसमें तीनों में एक चीज़ कॉमन दिख रही है, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C। तो मैंने कहा था कि जब हम सार्डिक की बात करते हैं तो उसमें अगर हम किसी अचर संख्या का गुणा करते हैं तो वो उसी संख्या के गुने के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर तीनों में अगर जो चीज़ है कॉमन उसको हम बाहर निकाल लेंगे तो वो उसके गुने के बराबर हो जाएगी। तो हमने तीनों में से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया थर्ड कॉलम में से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, थर्ड कॉलम में 1 1 1 और फर्स्ट कॉलम में भी 1 1 है। तो हमारा गुणधर्म हो गया कि जब कोई दो कॉलम या दो पंक्तियाँ समान होती हैं तो सार्डिक का मान 0 हो जाता है। तो 0 का गुणा हम A प्लस B प्लस C से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं समझता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं कल इन सभी सवालों को सॉल्व करा सकूँ। तो इसके बाद मैं कल एक्सरसाइज 4.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, और जो नए विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को हमारे को, और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आपके लिए आज का जो होमवर्क है वो यही है कि जितने भी एग्जाम्पल हैं इसके वो आप सभी लोगों को सॉल्व करने हैं। आपका होमवर्क आज का क्या है कि जितने भी सवाल हैं उन सभी को आपको सॉल्व करना है, और फिर हमें बताना है कमेंट करके कि आपको कितनी चीज़ें इसमें समझ में आई हैं और कितनी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, जिससे हम उनको अगले लेक्चर में कवर कर सकें। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।